कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए आप पूरी दुनिया भूल गई हो? मतलब समय कहाँ गया पता ही नहीं चला। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए या शायद कुछ बनाते हुए अचानक घड़ी देखी तो पता चला 3 घंटे बीत गए। और दूसरी तरफ कोई बोरिंग सा काम करते हुए लगता है जैसे घड़ी की सुइयां चल ही नहीं रही हैं। एक एक मिनट एक घंटे जैसे लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में वो सुकून और आनंद कैसे पाया जाए। हमारा नक्शा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसे फ्लो कहते हैं, और हम देखेंगे कि क्या ये हमें हमारी इकिगाई यानी जिंदगी के असली मकसद तक ले जा सकता है। फ्लो यानी प्रवाह की अवस्था। ये नाम एक मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने दिया था। ये वो जादुई एहसास है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि कुछ और मायने ही नहीं रखता। भूख प्यास थकान सब भूल जाते हैं। आइंस्टाइन का एक मजेदार उदाहरण है कि उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, अपना हाथ 1 मिनट के लिए गरम स्टोव पर रखें तो वो 1 घंटे जैसा लगेगा, और किसी सुंदर लड़की के साथ 1 घंटा बैठें तो वो 1 मिनट जैसा लगेगा। यही सापेक्षता है। समय का अनुभव कितना बदल जाता है। यही फ्लो की शक्ति है। और ये सिर्फ कलाकारों या संगीतकारों के लिए नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी, सर्जन, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, यहाँ तक कि बच्चे जब खेलते हैं, बिल्कुल, वे सब इसी अवस्था का अनुभव करते हैं। और रिसर्च बताती है कि ये अनुभव दुनिया भर में हर संस्कृति में एक जैसा ही होता है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित होता है। कोई भटकाव नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ वो काम और आप। तो फिर सवाल ये है कि इस कमाल की अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे हासिल करें? इसके लिए कई बातें बताई गई हैं, लेकिन हम 3 मुख्य रणनीतियों पर ध्यान दे सकते हैं जो कोई भी अपना सकता है। पहली और सबसे जरूरी है, एक ऐसा काम चुनें जो चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं। यहीं पर संतुलन बनाना होता है। यही तो असली मुश्किल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल है या बहुत ज्यादा मुश्किल? जरा सा ज्यादा मुश्किल हुआ तो इंसान हार मान लेता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है, ये आपको खुद महसूस करना होता है। सोचिए, अगर आप टेनिस खेलना सीख रहे हैं और सामने रॉजर फेडरर हो, तो मैं तो बस निराश ही होंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका साथी आपसे थोड़ा सा ही बेहतर है तो आप अपना खेल सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। फ्लो उस मीठे से बिंदु पर मिलता है जहां आपकी क्षमताएं और काम की चुनौती एक दूसरे से मिलती हैं। काम इतना आसान ना हो कि बोर हो जाएं और इतना मुश्किल भी ना हो कि घबरा जाएं। समझ गई। मतलब अपनी काबिलियत को हल्का सा स्ट्रेच करना। और दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति है एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य का होना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर कॉर्पोरेट दुनिया में तो सबसे बड़ी शिकायत ही यही होती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका असल काम क्या है या उनकी टीम का मिशन क्या है। ऐसा लगता है जैसे हाथ में नक्शा तो है, पर मंजिल का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल। और इसी के लिए MIT मीडिया लैब के निदेशक एक दिलचस्प बात कहते हैं, नक्शे से बेहतर कंपास। कंपास। हाँ, मतलब आज की तेजी से बदलती दुनिया में हो सकता है कि आपके पास मंजिल तक का सीधा साधा नक्शा न हो, लेकिन अगर आपके पास एक कंपास है जो आपको सही दिशा दिखाता रहे तो आप रास्ता बना लेंगे। पर एक बार जब आप काम शुरू कर दें तो उस बड़े लक्ष्य को भूलकर सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। एक ओलंपिक धावक रेस के बीच में गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोच सकता, उसका ध्यान सिर्फ अगले कदम पर होता है। और तीसरी रणनीति, मुझे लगता है ये हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी? एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना, जिसे हम बड़े शान से मल्टीटास्किंग कहते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि साइंस भी यही कहता है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से हमारे काम करने की क्षमता 60% तक घट जाती है। 7%, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, और हमारा IQ भी 10 पॉइंट से ज्यादा गिर जाता है। मतलब हम दिमागी तौर पर ज्यादा थक जाते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं कि एक साथ 2 काम करके समय बचा रहे हैं, असल में हम अपना ही भारी नुकसान कर रहे हैं। मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। एक बार मैं एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहा था और साथ साथ ईमेल का जवाब भी दे रहा था। मुझे लगा मैं बहुत कुशल हूँ। बाद में जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें इतनी बेवकूफ़ी भरी गलतियां थीं कि मुझे शर्म आ गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। उन्होंने मल्टीटास्किंग करने वालों और न करने वालों को स्क्रीन पर लाल और नीले तीर दिखाए और सिर्फ लाल तीर गिनने को कहा। अच्छा, जैसे जैसे नीले तीरों की संख्या बढ़ी, मल्टीटास्कर्स का ध्यान बुरी तरह भटकने लगा।
क्योंकि उनका दिमाग हर चीज पर ध्यान देने का आदी हो चुका था। वो फिल्टर ही नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इससे बचने के लिए कुछ छोटे-मोटे उपाय हैं? बिल्कुल हैं। जैसे दिन के पहले और आखिरी घंटे में किसी भी तरह की स्क्रीन से दूर रहना। काम करते समय अपना फोन या तो बंद कर दें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। एक बहुत ही कारगर तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। अच्छा, वो जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक होता है? हाँ, बिल्कुल। ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को दोबारा एक चीज पर फोकस करने के लिए ट्रेनिंग देती हैं। फोकस की ये तकनीकें तो बहुत काम की हैं। और जब बात गहरे ध्यान यानी डीप फोकस की आती है, तो जापान का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। वहां तो फ्लो का कॉन्सेप्ट उनके काम करने के तरीके में ही बसा हुआ है। सही कहा। वहां एक शब्द है गनबारू। इसका मतलब है दृढ़ रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ करना। और यह हमें उनके ताकुमी यानी माहिर कारीगरों में साफ साफ दिखता है। टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी में आज भी ऐसे कारीगर हैं जो एक खास तरह का पेंच हाथ से बनाते हैं। हाथ से? आज के जमाने में? हाँ, मशीनें भी वो काम कर सकती हैं, लेकिन इन कारीगरों का हुनर इतना सटीक है कि वे कंपनी के लिए अनमोल हैं। कमाल है। मतलब टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी हाथ के हुनर की इतनी कद्र। बिल्कुल। या फिर कुमानो शहर का उदाहरण लें, जहां दुनिया के सबसे अच्छे मेकअप ब्रश बनते हैं। वहां एक महिला कारीगर है जो हर ब्रश के लिए एक एक बाल खुद चुनती है। उसके हाथ इतनी तेजी और लय में चलते हैं मानो नाच रहे हों। वो अपने काम में पूरी तरह खोई रहती है। यही फ्लो है। स्टीव जॉब्स भी तो जापान की इसी कारीगरी के बहुत बड़े दीवाने थे। वो क्योटो जाकर वहां के चीनी मिट्टी के बर्तनों की सादगी और क्वालिटी देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने युकियो शाकुनागा नाम के एक कारीगर से कई बर्तन खरीदे और उनसे ढेरों सवाल पूछे। और शाकुनागा की खास बात यह थी कि वो सिर्फ बर्तन बनाते नहीं थे, वो पहाड़ों से खुद मिट्टी खोद कर लाते थे। वो पूरी प्रक्रिया के माहिर थे, एक सच्चे ताकुमी। इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, काम की बारीकियों पर पूरा ध्यान और प्रक्रिया का सम्मान। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शायद वो डॉक्यूमेंट्री है, जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी। हाँ, बिल्कुल। 80 साल से ज्यादा उम्र के जीरो आनो हर दिन सुशी बनाते हैं। उनका रेस्टोरेंट छोटा सा है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता है। वो कहते हैं कि मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा शांत माहौल बनाना है जहां मैं और मेरी टीम फ्लो कर सकें। और फिर है स्टूडियो गिबली के निर्देशक हयाओ मियाज़ाकी। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी हर दिन स्टूडियो जाते हैं और अकेले चित्रकारी करते रहते हैं। वो कहते हैं कि यही उनकी इकिगाई है और वो मरते दम तक यही करते रहेंगे। ये सभी लोग अपने काम में ही अपनी इकिगाई और फ्लो पाते हैं। वे काम नहीं कर रहे होते, वे जी रहे होते हैं। यह सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक है, पर एक सवाल मन में आता है। ये सब तो बड़े कलाकारों और माहिर कारीगरों की बातें हैं। हम जैसे आम लोग जो कपड़े धोते हैं, बिल भरते हैं या डेटा एंट्री जैसा उबाऊ काम करते हैं, उनका क्या? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है माइक्रो फ्लो। फ्लो सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है। आप किसी भी छोटे से छोटे उबाऊ काम को एक खेल में बदल सकते हैं। एक खेल में? हाँ, टोक्यो के एक सुपरमार्केट में एक एलिवेटर ऑपरेटर हैं। उनका काम दिन भर ऊपर नीचे जाना और बटन दबाना है, लेकिन वो उसे एक कला की तरह करती हैं। एक खास अंदाज में झुकना, मुस्कुराना और बटन दबाना। उन्होंने अपने साधारण से काम में एक चुनौती और लय जोड़कर उसे मनोरंजक बना लिया है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब बिल गेट्स जो हर रात बर्तन धोते हैं, वो भी शायद यही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इसमें मजा आता है। वो इसे हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पहले प्लेटें, फिर कांटे चम्मच, एक तय क्रम में। और महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन भी यही करते थे। जब वो किसी मुश्किल वैज्ञानिक समस्या पर काम करते करते थक जाते थे, तो दिमागी आराम के लिए ऑफिस की दीवारें पेंट करने जैसे काम करते थे। ये छोटे छोटे माइक्रो फ्लो के पल हमारे दिमाग को रीसेट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्लो पाने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित भी करना होगा। हाँ, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है। इसका असली मकसद है अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना, एक दर्शक की तरह, और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आना। और इसका असर कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसका एक उदाहरण 1988 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज है। जब उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि उनकी ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हर दिन 2 घंटे ध्यान करना था। सही बात है। इससे उन्हें उस दबाव के क्षण में भी पूरी तरह केंद्रित रहने में मदद मिली। तो मतलब इन महान लोगों ने अपनी इकिगाई को अपने काम में पाया और उसी में फ्लो करते हैं। पर कभी-कभी इस रास्ते पे हमें एक गाइड की भी जरूरत पड़ती है जो हमें ये पहचानने में मदद करे। बिल्कुल। यदि किसी को लगता है कि उन्हें इस तरह के मार्गदर्शन या स्पष्टता की आवश्यकता है, तो वे एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। आप मुंबई स्थित कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल काउंसलर महक पंजाबी से संपर्क कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर है 9920794999। और अंत में एक और विचार है जो बहुत काम का है, लक्ष्यों से ज्यादा रस्में। हाँ, कई बार जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे एक किताब लिखनी है, तो हम घबरा जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर हम एक रस्म बना लें, मैं रोज सुबह 15 मिनट लिखूंगा, तो ये एक छोटा स्पष्ट कदम बन जाता है। ये रस्में हमें प्रक्रिया में फ्लो करने में मदद करती हैं। खुशी काम करने में है, परिणाम में नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि फ्लो की ये जादुई अवस्था सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है। इसे कोई भी किसी भी काम में हासिल कर सकता है। बस सही चुनौती चुनकर, एक स्पष्ट दिशा रखकर और सबसे जरूरी, एक समय पर एक ही काम पर ध्यान लगाकर। और जब आप उन गतिविधियों को पहचानना शुरू करते हैं जो आपको फ्लो की अवस्था में ले जाती हैं, तब आप असल में अपनी इकिगाई के करीब पहुंचने लगते हैं। तो खुद से पूछना होगा, जिन कामों में मुझे मजा आता है, उनमें क्या समानता है? हाँ, क्या वे काम मैं अकेले करता हूँ या लोगों के साथ? क्या उनमें शारीरिक मेहनत लगती है या सिर्फ सोचना पड़ता है? फ्लो एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, आप उतने ही अपनी इकिगाई के करीब पहुंचेंगे। आज की बातचीत के बाद एक विचार जो सोचने लायक है। हाँ, अगर हम अपने सबसे उबाऊ काम को भी, चाहे वो कपड़े तय करना हो या ईमेल का जवाब देना, उसे खेल या एक रस्म में बदल दें, जिसमें अपने ही नियम और अपनी ही छोटी छोटी चुनौतियां हों, तो हमारी जिंदगी का हर रोज का अनुभव कितना बदल सकता है।